नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पे, जहां मैं प्रणीता शुक्ला हाजिर हूं लेकर आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, इस बार जो बोर्ड है उन्होंने हमारा एक टॉपिक जो है वो चेंज कर दिया है, यानी विज्ञापन की जगह जो हमारा एक टॉपिक चेंज किया गया है उसका नाम है संक्षिप्तीकरण और पल्लवन। तो बेटा जी, सबसे पहले तो ये जान लो कि आपको इन दोनों में से ना विकल्प के अर्थ में पूछा जाएगा, या तो आपको संक्षिप्तीकरण करना है या आपको पल्लवन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि मैम प्लीज संक्षिप्तीकरण और पल्लवन करवा दीजिए, क्योंकि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं। तो बेटा, हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली एग्जाम हो, दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संक्षिप्तीकरण और पल्लवन। सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले आपको जो है इन दोनों शब्दों का अर्थ जान लेना जरूरी है। क्या है संक्षिप्तीकरण, इसे हम संक्षेपण भी कहते हैं, और क्या है पल्लवन। सबसे पहले अगर इसको जान जाओगे तो आपको हर तरीके से इसका अर्थ पता चल जाएगा, और इससे संबंधित जो प्रश्न आएगा उसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले ये जानो, संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है छोटा करना। आपके सामने एक अवतरण या आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उस गद्यांश को ध्यान में रखते हुए उसके छोटे रूप को हमको लिखना है। वो आप कैसे लिखोगे, क्या क्या उसमें लिखना है, वो मैं अभी इस टॉपिक में आपको समझाने वाली हूँ। संक्षिप्तीकरण का अर्थ क्या होता है, छोटा करना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात हम करते हैं पल्लवन की। पल्लवन क्या है, बिल्कुल संक्षिप्तीकरण का विपरीत, उल्टा अर्थ। यहाँ आपको पल्लवन में एक सुक्ति, एक लोकोक्ति, ऐसा कुछ दे दिया जाएगा जिसका आपको विस्तार से अर्थ बताना है। वो एक पंक्ति, उसे क्या अर्थ निकल रहा है, वो हमको पल्लवन के अंतर्गत बताना होता है। ये तो हो गई सबसे आसान भाषा में संक्षिप्तीकरण और पल्लवन को समझने की ट्रिक। अब हम जानेंगे एक्चुअल में क्या है संक्षिप्तीकरण और उसका उदाहरण, और क्या है पल्लवन और उसका उदाहरण। तो बिना समय को जाया करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसके तहत सबसे पहला टॉपिक है हमारा संक्षिप्तीकरण। देखो, आसान भाषा में तो मैंने आपको समझा दिया कि संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है छोटा करना। अब इसको जानो, संक्षिप्तीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी लेख, भाषण, विवरण आदि के मूल आशय को सुरक्षित रहने हेतु अप्रासंगिक तथ्यों का परिहार कर सुनियोजित ढंग से अंतर्निहित उद्देश्य मात्र को प्रस्तुत किया जाता है। अब पहले इसको समझो, संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को संक्षिप्तीकरण कहते हैं, जिसमें किसी लेख आपके सामने, जैसे मैंने आपको बताया ना, गद्यांश हो सकता है, लेख हो सकता है, अनुच्छेद हो सकता है, कोई भाषण हो सकता है, या किसी चीज का विवरण हो सकता है। उन विवरण आदि का मूल जो आशय है, जो वो पैराग्राफ कह रहा है, उसको सुरक्षित रहने हेतु, मतलब उसका जो मूल आशय है ना, उसको सुरक्षित रहने हेतु अप्रासंगिक तथ्य का परिहार कर। अब जिसमें उन कुछ लाइनों का उसमें कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने एक बड़ा सा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में कुछ ऐसी लाइनें जिसका कोई प्रासंगिक अर्थ नहीं है, या उसमें जबरदस्ती लग रही है आपको, उसका जो मूल आशय है ना, उसको सुरक्षित रखना है हमको, जो वो पैराग्राफ हमको बताना चाह रहा है। समझना मेरी बात को, अप्रासंगिक तथ्यों का परिहार कर सुनियोजित ढंग से, एक प्रॉपर वे से, एक प्रॉपर तरीके से अंतर्निहित उस पैराग्राफ के अंदर एक ऐसा उद्देश्य है जो हमारे सामने प्रकट हो रहा है, उस मात्र उद्देश्य को जो है प्रस्तुत किया जाता है संक्षिप्तीकरण के माध्यम से। जब हम इसका उदाहरण लेंगे ना, तब तो आपको ये और इजीली समझ में आएगा। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि मूल भावों की रक्षा करते हुए अपनी भाषा में तथ्य अथवा कथ्य का प्रकटीकरण ही संक्षेपण है या संक्षिप्तीकरण है। देखो, इसी को संक्षेपण भी कहते हैं, संक्षिप्तीकरण का ही दूसरा नाम संक्षेपण है। घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम ये क्या है, दोनों का अर्थ एक ही है ना, दोनों एक दूसरे के पर्याय ही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में ये लिखा आ जाए तो भी वही करना है, संक्षिप्तीकरण लिखा जाए तो भी आपको वही करना है। तो संक्षेप में क्या कहा जा सकता है कि मूल भावों की रक्षा करते हुए, जो पैराग्राफ है, जो लेख है, जो भाषण है, जो विवरण है, जो भी आपके सामने गद्यांश है, उसके मूल भावों की रक्षा करते हुए अपनी भाषा में उस तथ्य और कथ्य को प्रकट करना।
जो उस पैराग्राफ में हमको तथ्य दिख रहा है, जो उद्देश्य दिख रहा है, जो हमारा कथ्य हमको समझ में आ रहा है कि ये हमको यहाँ लिख रहा है, उसको प्रकट करना ही क्या कहलाता है? संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण। उदाहरण के लिए यदि कोई अनुच्छेद, यहाँ एक छोटा सा मैंने उदाहरण ऐसे लिखा है, वो देखो। उदाहरण के लिए यदि कोई अनुच्छेद आपको संक्षेपण के लिए दिया गया है, सबसे इजी बता रही हूं, लेख हो गया, अनुच्छेद हो गया, मैंने आपको बताया ना, तो आपको उसका मूल कथ्य 1/3 रूप में लिख देना चाहिए। अब पैराग्राफ तो आपके पास है कम से कम 100 शब्दों का। अब 100 का 1/3 कितना हो जाएगा? 30 शब्द, यानी 30 से 32 33 शब्द जो होते हैं उतने ही लिखना है अपने को। लेकिन ये ध्यान होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर जो अनुच्छेद है, जो लेख है, वो कहना क्या चाहता है, और उसे अपनी लैंग्वेज में ध्यान में रखते हुए उसको प्रकट करना कम शब्दों के माध्यम से। हमने छोटा रूप कर दिया, उस अनुच्छेद का, उस लेख का, उस विवरण का एक छोटा रूप प्रेजेंट करना है अपनी भाषा में, उस पैराग्राफ को ध्यान में रखते हुए। इसको हम कहते हैं संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण। जैसे आगे देखो, एक छोटा सा पहला उदाहरण देखो क्या कह रहा है। पहला उदाहरण देखो, इस उदाहरण के माध्यम से आपको संक्षिप्तीकरण समझ में आ जाएगा, तो आपको फोकस करना है इस पे। जैसे निर्देश देखो, अधोलिखित गद्यांश का उसके 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए। इस तरीके से मान लो आपके एग्जाम में आ गया और फिर आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा गद्यांश का। बेरोजगारी की समस्या समाज में आज अत्यंत भयंकर एवं गंभीर बन गई है। देश का शिक्षित एवं बेरोजगार युवक अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति हड़तालें करने, बसें जलाने एवं राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने में कर रहा है। वहीं कई बार कुंठित हो आत्मदाह जैसा भयंकर कुकृत्य कर बैठता है। अब बेरोजगारी एक ऐसी बड़ी समस्या है जिससे व्यक्ति ना चाहते हुए भी ऐसे कार्य करने लगता है जिसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसके लिए वो एक अहम मुद्दा बन गया है। क्या बन गया है कि भाई मेरे पास कोई काम नहीं है, और जब कोई काम नहीं होता है तो इंसान बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके पास हर तरीके की डिग्री है, सब कुछ है, शिक्षा है, लेकिन जॉब नहीं है। तो जब जॉब नहीं होती है तो देश का शिक्षित और बेरोजगार युवक जो है वो क्रोध से बढ़ जाता है। तो आक्रोश की अभिव्यक्ति वो कैसे करेगा? हड़तालें करवाएगा, बसें जला देगा, आत्मदाह कर लेगा, राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा, ये सारी हरकतें वो करने लगता है। अगर उसके पास जॉब होगी तो उसके कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बिल्कुल वही स्थिति एक बेरोजगार व्यक्ति की हो जाती है। आगे देखो, कहते हैं, अल्लाह, मैंने जो बोला वो यहीं आ गया। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, कहावत को हमारे युवक चरितार्थ कर रहे हैं। सच भी है, मरता क्या नहीं करता, आवश्यकता सब पापों की जड़ है। अतः चोरी, डकैती, तस्करी, अपहरण तथा आतंकवादी गतिविधियों में वह सक्रिय हो रहा है। यहां आपको समझ में आया? अब इसका संक्षेपण देखो, ये मैंने आपको रीड करके बता दिया, आंसर देखो इसको। अब इसको छोटा कैसे करेंगे? देखो संक्षेपण देखो, बेरोजगारी की गंभीर समस्या से व्यथित शिक्षित बेरोजगार युवक हड़ताल, तोड़फोड़ आदि कर रहे हैं, कई बार आत्महत्या तक कर बैठते हैं। वस्तुतः आवश्यकता सब पापों की जड़ है, इसी से वे असामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हो रहे हैं। यानी मूल आशय भी आ गया, उद्देश्य भी आ गया और कथ्य भी आ गया। यानी उस पैराग्राफ से भी हमने लाइनें उठाई है, हमने अपनी बात को कम शब्दों में भी रख दिया, बस इसी को हम संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। अवतरण नंबर 2 यानी गद्यांश 2 देखो, स्वराज्य एक अति व्यापक अवधारणा है। इसका आदर्श राम राज्य तथा लक्ष्य सर्वोदय है। पहले इस गद्यांश को बहुत अच्छे से सुनना। सत्य तथा अहिंसा इसकी प्राप्ति के साधन है तथा धर्म व नैतिकता इसकी बुनियाद है। स्वराज्य की यह अवधारणा राज्य की पराधीनता से मुक्ति पाने से भले ही आरंभ हो, किंतु इसको साध्य आत्मा की स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। इसकी प्राप्ति के पश्चात सर्वत्र शांति होगी, प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग होगा। अब इसका संक्षेपण देखो, ये मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, अब इसको छोटा रूप कैसे लिखेंगे? स्वराज्य की अवधारणा का आदर्श राम राज्य, लक्ष्य सर्वोदय, साधन सत्य व अहिंसा, बुनियादी धर्म व नैतिकता और साध्य आत्मा की स्वतंत्रता है।
इससे सर्वत्र शांति एवं सहयोग मिलेगा। यानी इतने बड़े पैराग्राफ को हमने सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमने ये बता दिया कि स्वराज्य की अवधारणा क्या है। आदर्श राम राज्य, लक्ष्य सर्वोदय, साधन सत्य व अहिंसा, बुनियाद धर्म व नैतिकता और साध्य आत्म की स्वतंत्रता है। हमने स्वराज्य को कम शब्दों में समझाया और इससे सर्वत्र शांति एवं सहयोग मिलेगा। तो बस आपको भी ऐसा ही करना है। अगर संक्षिप्तीकरण आए, आप जब पढ़ते हो आपको समझ में आ जाता है कि आप इसको संक्षेपण करके कैसे लिखोगे, तो आपको संक्षिप्तीकरण करना है। और अगर आपको पल्लवन समझ में आएगा तो आपको पल्लवन करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पल्लवन। पल्लवन के अंतर्गत देखो, पल्लवन का अर्थ है किसी विचार, सूत्र, वाक्य, उक्ति, मुहावरे या लोकोक्ति के मूल भाव का विस्तार से विश्लेषण और स्पष्टीकरण करना। क्या समझ में आया? पल्लवन का अर्थ क्या है? किसी विचार, कोई सूत्र वाक्य या कोई उक्ति, जिसे सुक्ति हम कहते हैं, सूत्र वाक्य और उक्ति, ठीक है ना, मुहावरे या लोकोक्ति। अब आपके सामने कोई एक लाइन दे दी गई है, उसके मूल भाव को विस्तार से विश्लेषण करना या फिर उसका स्पष्टीकरण देना कि वो पंक्ति क्या कहना चाहती है। इसमें दिए गए कथन को उदाहरण और तर्कों के साथ विस्तृत रूप से समझाया जाता है ताकि उसका गहरा अर्थ स्पष्ट हो सके। जो भी कथन होता है, जो भी सुक्ति होती है, जो भी मुहावरा होता है या जो भी लोकोक्ति होती है, उसको क्या किया जाता है? कथन को उदाहरण और तर्कों के साथ एक विस्तृत रूप से सारबद्ध तरीके से समझाया जाता है ताकि उसका जो गहरा अर्थ है, यानी वो पंक्ति, वो सुक्ति, वो लोकोक्ति, वो मुहावरा क्या कहना चाहता है, उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। यह संक्षेपण के विपरीत है, उल्टा है बिल्कुल, जिसमें पाठ को छोटा किया जाता है। संक्षेपण में अपन क्या करते हैं? पाठ को छोटा कर देते हैं, जो भी हमको गद्यांश दिया जाता है उसको छोटा कर देते हैं, और इसमें बिल्कुल उल्टा है। इसमें हम पल्लवन में क्या करते हैं? पर्टिकुलर जो सुक्ति लोकोक्ति आती है उसको बिल्कुल सार के साथ विस्तृत तरीके से समझाते हैं ताकि उसकी गहरा अर्थ जो है हमारे समझ आ जाए। देखो पल्लवन का अर्थ और उद्देश्य, इसको और समझ लो। देखो पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है फैलाना या विस्तार करना। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ क्या है? फैलाना या विस्तार करना। अब जो भी आपके सामने पंक्ति आएगी उसको विस्तृत तरीके से बताना। उद्देश्य क्या होता है? किसी संक्षेप में कही गई बात के पीछे छिपे गहरे भाव और विचार को विस्तार से समझाना ताकि वह सभी के लिए सुगम हो जाए, समझने लायक हो जाए। भाई कोई भी बात जब छोटे तरीके से की जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई गहरी बात होती है, समझना मेरी बात को। अब उस गहरी बात के भाव को या विचार को हम कैसे विस्तार के माध्यम से समझा सकते हैं? वही पल्लवन करता है ताकि वह सभी के लिए सुगम हो जाए, अर्थ सहित समझ आ जाए। आगे देखो पल्लवन की प्रक्रिया। पहला है मूल भाव को समझना। तो दिए गए वाक्य, उक्ति या शुक्ति के पूरे भाव को ध्यान से समझे। जो भी हमारे सामने वाक्य होता है, जो भी उक्ति होती है या सुक्ति है, उसके पूरे भाव को पहले हमको ध्यान से समझना होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। फिर उसका विस्तार करना, उस भाव को उदाहरणों और तर्कों के साथ विस्तार से उसको समझाएंगे। अब जब ये लिखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पष्ट और भाषा जो है, भाषा जो उसकी स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। देखो भाषा उसकी सरल हो, स्पष्ट हो और मौलिक होनी चाहिए, उसका कोई मूल अर्थ निकलना चाहिए। आगे देखो पॉइंट, क्रमबद्धता। तो विचारों को क्रमबद्ध और अनुच्छेदों में बांटकर लिखे। कोई भी चीज को आप जब समझाते हो तो क्रमबद्ध तरीके से ही समझाना चाहिए। तो जो भी सुक्ति या उक्ति, जो भी लोकोक्ति होगी, जो भी मुहावरा होगा या कोई भी जो पंक्ति आ रही है आपके सामने, उसको अच्छे से पढ़ना है और उसको क्रमबद्ध तरीके से समझाना। अति विस्तार से बचे, ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं लिखना है। ऐसा नहीं हो कि एक पंक्ति है उसको आप दो पैराग्राफ में भरे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया पल्लवन में। अनावश्यक उदाहरण नहीं देने हैं, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी है, बार बार वाक्यों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। मूल भाव के अनुरूप रहे, मूल कथन की टीका टिप्पणी या आलोचना ना करें, बल्कि केवल उसी के भाव का विस्तार करें जो पंक्ति दी गई है। अनावश्यक बातें उसमें नहीं होनी चाहिए। जो मूल भाव है उस पंक्ति का, बस उसी को हमको विस्तार से बताना है।
पल्लवन के कुछ उदाहरण लेके आई हूं, जिसमें पहला है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये तो आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब इसको हम कैसे करेंगे? इसका पल्लवन यह है कि यदि मन से हारा हुआ व्यक्ति असफलता को ही अपना दुर्भाग्य मानता है तो वह वास्तव में हारा हुआ है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी सारा खेल जो है वो मन का है। तो इसमें यही बताया गया है कि यदि व्यक्ति मन से हार गया है और उस व्यक्ति ने असफलता को ही अपना दुर्भाग्य मान लिया है तो वह व्यक्ति वास्तव में हारा हुआ है। लेकिन यदि दृढ़ संकल्प से जीत की इच्छा रखता है तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। अरे मन का खेल है सारा। अगर हम मन में मान ले कि हम हार गए, हमारी तो किस्मत में ही ऐसा लिखा था, तो हम सही अर्थ में हार गए। लेकिन हम ये माने कि मन के कहने से क्या होता है, मेरे अंदर जज्बा है, मैं ये कर सकता हूं, और अगर वो एक बार दृढ़ निश्चय कर ले तो वो सफलता को जरूर प्राप्त करता है। इस तरीके से आपको एक उक्ति दे दी जाएगी, सूक्ति दे दी जाएगी, उसका आपको विस्तार से वर्णन करना है। चंद देखो, इसमें भी देख लो आपने, कोई अनावश्यक बात नहीं है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, चंद लाइनों में मैंने इसके अर्थ को समझा दिया है। आगे देखो, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये कई बार आपने मेरे मुख से सुना होगा चैप्टर पढ़ाते समय। तो इस पंक्ति का पल्लवन यह है कि लगातार अभ्यास करने से एक मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। अभ्यास ही ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। कितना आसान भाषा में, कितने कम शब्दों में हमने इसका पल्लवन कर दिया। समझ में आ गई? तो संक्षिप्तीकरण और पल्लवन, ये दो एक ऐसे टॉपिक थे जिसको लेकर बच्चों के मन में थोड़ा सा संशय था। इस संशय को मैंने समाप्त कर दिया है, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन दो टॉपिक्स को लेकर ना तो हाफ ईयरली एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी और ना ही ईयरली एग्जाम में। अब करना क्या है, इनसे संबंधित जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो आपको समझने हैं और प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना है। और पल्लवन में भी बहुत सारे लोकोक्तियां हैं, सूक्तियां हैं, उनको देखना है और उनका पल्लवन आपको अभ्यास के अंतर्गत करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया है ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। और फिर से मिलते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम्स के लिए। बाय बाय, सी यू अगेन।